हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा हमारी, जिसमें हम पाठ नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ से हमको छोटे छोटे प्रश्न जरूर करने हैं। क्या क्या बात कर ली थी हमने कि सर द्वितीय क्रिया क्या होती है। हमने ये पढ़ लिया था कि वो वस्तु है जिसमें प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तु होती है उसका रूप परिवर्तन कर उसका मूल्य बढ़ा देते हैं। जैसे लकड़ी से कुर्सी बना दी, वो द्वितीय क्रियाओं में आ गई। द्वितीय क्रियाओं में तीन चीज थी सर, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण। विनिर्माण का मतलब वस्तु का उत्पादन हाथ से या मशीन के द्वारा। आपका निर्माण का मतलब भवन निर्माण, सड़क निर्माण। और प्रसंस्करण का मतलब है, प्रसंस्करण का मतलब है प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। फिर था आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताएं, जिसमें कौशल वस्तु का विशिष्टीकरण पड़ा था, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना, संगठनात्मक ढांचा और अनियमित भौगोलिक वितरण। यहां पर अनियमित भौगोलिक वितरण में हमने खास बात पढ़ी थी कि विश्व के जो बड़े उद्योग है केवल 10% भूभाग पर है। कितने परसेंट पर है? 10% भूभाग पर ही हमने पढ़ा था। हमने इसके बाद में उद्योगों की अवस्थिति के कारण पढ़े थे। कच्चे माल तक अभिगम्यता, श्रम तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक पहुंच, बाजार तक अभिगम्यता। और बाजार की अभिगम्यता मैं बता दूं, यहाँ पर स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारण बाजार तक अभिगम्यता है, यानी उपभोक्ता होनी चाहिए, है ना। जैसे यूरोप के अंदर बात कर सकते हैं हम, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर हमारे पास में जो एशियाई देश है वहां पर बाजार आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहां पर हमने पढ़ा स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, वो पढ़ा। अब हमारे पास में चल रहा था कि आकार इन उद्योगों का वर्गीकरण क्या था। हमने इसके अंदर बात कर ली थी, मैंने बता दिया था कि 4 प्रकार से उद्योगों के वर्गीकरण बांटे हुए हैं। आकार के आधार पर, लघु, कुटीर और वृहद। आपके उसके बाद में कच्चे माल के आधार पर, उसके बाद उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए हम इसके अंदर बात करने जा रहे हैं कुटीर उद्योग। देखिए कुटीर उद्योग के अंदर अगर हम बात करें तो आप इसको यूं समझिए कि यहां पर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। यहां पर देखिए आप कि कुटीर उद्योग सबसे पहले लाइन कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है भैया। सबसे छोटी इकाई कौन? कुटीर उद्योग। और यहां पर आप समझ लीजिए कि जो घर के लोग होते हैं वही अपना काम करते हैं, वही श्रमिक के रूप में होते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया था और उसे अपने उपभोग में काम ले लेते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। उदाहरण बहुत मोस्ट है कि इसके अंदर खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, ये लघु मूर्तियां इसके उदाहरण है। छोटे पैमाने के उद्योग में खास बात क्या है बेटा कि ये कुटीर उद्योग में इसमें अधिक तकनीक आती है, अधिक पूंजी आती है और घर के अलावा हम बाहर वाले लोगों को भी अपने काम में यहां पर रोजगार दे देते हैं, है ना। यहां पर पड़ा था। और श्रमिक कौन से होते हैं? अर्धकुशल। यहां पर तो आपको अकुशल श्रमिक चल जाएंगे, घर के चल जाएंगे कुटीर में, लेकिन यहां पर अर्धकुशल श्रमिक होंगे, है ना। कुछ शक्ति के साधन भी होते हैं। खास बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में श्रम सघन, इसमें क्योंकि रोजगार की ज्यादा आवश्यकता होती है, छोटे पैमाने के उद्योग ज्यादा है, यानी लघु उद्योग ज्यादा है। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग ये मैं आपको बता भी चुका हूं, इसमें वस्तु एवं कौशल का विशिष्टीकरण पाया जाता है, यहाँ पर यंत्रीकरण होता है सर, है ना। अधिक पूंजी का, अधिक तकनीक का निवेश पाया जाता है। यहां पर आप देखिए कि विश्व की एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है इसमें कि विश्व के प्रमुख, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश जो अधिक विकसित देशों में है, और एक उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश जो कम विकसित देशों में है। देखिए परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, जैसे मान लें हम बात करें कोबो ओसाका वाला क्षेत्र बात करें, या फिर क्यूबेक मॉन्ट्रियल वाला बात करें, जो पहले से ही उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक वाले वो अभी कम विकसित देशों में है। अच्छा, कच्चे माल पर आधारित, यहां पर एग्जाम्पल जरूर आएगा, ध्यान रखना आप। कृषि पर आधारित, सीधी सी बात है, यानी कृषि से हम कच्चा माल लेंगे। एग्जाम्पल सुनिए आप, यहां पर शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोको, मसाले, तेल एवं वस्त्र, रबड़ उद्योग। कौन सा उद्योग? रबड़ उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है, लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए आप, यहां पर 2 चीज दे रखी है जो आपको ध्यान रखनी है, भोजन प्रसंस्करण, और एक बता रखा है कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, कृषि कारखाने किसे कहते हैं। देखिए भोजन प्रसंस्करण क्या होगा, आप बात को समझिए। भोजन प्रसंस्करण, हमने सर प्रसंस्करण पढ़ा था तो उसमें था प्रोसेसिंग, तो यहां पर भोजन प्रसंस्करण है, तो बेटा इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भोजन को बचाए रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए
भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जिन जिन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, उसको अचार तेल के साथ रखा जाता है, उसको सुखा कर रखा जाता है, वो सब भोजन प्रसंस्करण में आएंगे। यानी मलाई आ गई, उत्पाद, डिब्बा खाद्य, फलों से मिष्टान, जो मिठाइयां होती है, वो सब किस में आएंगे? भोजन प्रसंस्करण में आएंगे। इसमें हम सुखाकर या अचार के रूप में, तेल के रूप में, किसी भी विधि के द्वारा उनको बचा कर रखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि कृषि कारखाने क्या होते हैं। कृषि कारखाने, ठीक है, कृषि कारखाने। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर नंबर 4 में कारखाना कृषि थी, और कारखाना कृषि में यह था कि हम वहां पशुओं को पालते हैं, वहां पर जो पशुओं के जो तैयार उत्पाद होता है ना बेटा, उसको तैयार करके। कृषि कारखाना क्या है? ये एक तरीके से व्यापारिक कृषि का ही रूप है। इसमें क्या होता है, इस कृषि कारखाने के अंदर आप ध्यान रखें कि इसमें यंत्रों के माध्यम से, है ना, आपके पास में रासायनिक यहां पर होती है, रासायनिक जो आपके पास में उर्वरक होते हैं, यंत्रों का प्रयोग होता है, अधिक पूंजी का इसमें निवेश किया जाता है, और ये एक तरीके से व्यापारिक कृषि है। इसको देखिए आप, व्यापारिक कृषि है। और खास बात, इसमें जो पैसे इन्वेस्ट करता है ना बेटा, जिसमें पैसे लगाता है, उसको कृषि में रुचि नहीं होती, उसको व्यापार करना उद्देश्य होता है। तो खास बात क्या बनी? कृषि कारखाने एक व्यापारिक कृषि हो गई। इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को व्यापार कृषि के अंदर कोई रुचि नहीं होती, उसको पैसा कमाना उद्देश्य होता है। यंत्र, रासायनिकरण या फिर अच्छी संरचना वाले जो कृषि होती है वो इसमें की जाती है। खनिज आधारित, देखिए खनिज आधारित में बताया था मैंने आपको, दो प्रकार बता दिए थे, यहां पर वो अच्छे से समझ में आया था। अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम खनिज आधारित के अंदर, तो यहां पर देखिए आप, ये धात्विक, अधात्विक की बात की थी। धात्विक में लोह, अलोह, लोह में लोहा इस्पात एग्जाम्पल आ सकता है, अलोह में तांबा है, एल्युमिनियम है, रत्न आभूषण, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। एल्युमिनियम में खास बात रखना, एल्युमिनियम उद्योग में शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी स्थापना में। अधातु में सीमेंट आ गया आपके पास में, तो यहां पर आप ये चीजें ले सकते हैं। अब देखिए आप इसके अंदर, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि सीमेंट, मिट्टी के बर्तन सब अधात्विक में आ जाएंगे। अब रसायन आधारित उद्योग, इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायनों को, खनिजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नमक हो गया, गंधक हो गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। नमक हो गया, गंधक हो गया, यहां पर देखिए आप, नमक हो गया, गंधक हो गया, पोटास उद्योग से संबंधित प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग भी इसमें आते हैं, प्लास्टिक हुआ, कृत्रिम रेशा हुआ, ये सीधे आ जाएंगे कि कृत्रिम रेशा किस प्रकार का उद्योग है? रासायनिक उद्योग है। प्लास्टिक निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो ये भी रासायनिक उद्योग है। अब आएगा वनों पर आधारित। एग्जाम्पल लीजिए, वनों से मिलेगा कच्चा माल, तो इसमें क्या है? फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग, लकड़ी, बांस, घास, लाख उद्योग इसके अंदर आएंगे। पशु आधारित में इसके अंदर क्या आएगा आपके पास में? हाथी दांत आ जाएगा, चमड़ा, ऊनी वस्त्र आ जाएंगे। सीधा सा बात है, पशु आधारित में यानी कच्चा माल पशुओं से मिल जाएगा। अब उत्पादन आधारित उद्योग, इसको आप देखिए, आप यहां पर दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको। एक तो था, मैंने बताया था आपको कि मूलभूत उद्योग, और एक था आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग, यहां परिभाषा बनती है। और एक था आपके पास में, यहां पर हम इसको करेंगे उपभोक्ता समान उद्योग। उपभोक्ता समान उद्योग। अब आप देखिए इसमें क्या है, देखिए मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग में सीधी सी बात है, ये आधारभूत होते हैं, यानी अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसमें सबसे खास बात है लोहा इस्पात उद्योग की। इसमें उदाहरण आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। क्यों आ जाएगा? देखिए लोहा इस्पात, अब मान लीजिए आप सूती वस्त्र बना रहे हैं, तो मशीनें चाहिए, तो मशीनें किससे बनेगी? लोहा इस्पात से बनेगी, तो लोहा इस्पात उद्योग इसका उदाहरण आ जाएगा। उपभोक्ता समान उद्योग यानी वह उद्योग जो अन्य, जो प्रत्यक्ष रूप, जो जिनकी निर्मित वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा काम में ले ली जाती है। बिस्कुट हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, तेल हो गया, सब इसमें आ जाएगा। अब खास बात, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के। यहां क्वेश्चन आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं, पहली लाइन आ गया। फिर इसके बाद आता है भारत में कौन से उद्योग ज्यादा है? तो भारत में सार्वजनिक उद्योग ज्यादा है। अच्छा, सार्वजनिक उद्योग किसकी विशेषता होते हैं? समाजवादी देशों की विशेषता होते हैं, लिख लीजिएगा, सार्वजनिक उद्योग समाजवादी देशों की विशेषता होते हैं, जैसे चीन की हम बात कर सकते हैं। तो
तो देखिए, सार्वजनिक उद्योग समाजवादी उद्योगों की विशेषता होते हैं। ध्यान रखना है आपको, सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं वहां पर जो विशेषता बताएंगे वो आप बताएंगे समाजवादी देश, समाजवादी देशों की। निजी क्षेत्र जो होते हैं वो पूंजीवादी, ये भी याद रखना आप, जो निजी क्षेत्र होते हैं वो पूंजीवादी देशों की विशेषता होते हैं, पूंजीवादी देशों की विशेषता होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ जाए, अपने पास में जो निजी उद्योग होते हैं वो पूंजीवादी देशों की विशेषता होते हैं, जैसे निजी संगठन इसके अंदर आ जाएगा। संयुक्त क्षेत्र होंगे जहां पर निजी सार्वजनिक दोनों होंगे, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। तो ये चीजें आप समझ चुके हैं, मैं पहले आपको चार्ट के माध्यम से बता दी थी, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए बताई है कि बेटा यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी दे देते हैं आपके पास में। भारत कौन सा उदाहरण है, भारत संयुक्त क्षेत्र में आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश यहां पर दोनों मिल जाते हैं आपके पास में। अब सबसे मोस्ट टॉपिक यहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। अब ये क्या है सर, ये क्या है? अब देखिए, आप इसको आपको रटना है नहीं है, आप समझेंगे। देखिए उच्च और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, यानी ऐसे उद्योग जिसमें उच्च तकनीक इस्तेमाल हो रही हो, यही समझ रहा हूं सर मैं, ऐसे उद्योग जिसमें उच्च तकनीक इस्तेमाल हो रही हो। तो यहां पर आएगा कि आप इसको शब्दों में तोड़िए, थोड़ा सा तोड़ेंगे आप, कि इसमें शामिल होगी उच्च तकनीक, उच्च तकनीक शामिल होगी। जो जो वस्तुएं बनेगी ना, वस्तुएं बनेगी, वो वस्तुएं भी सामान्य नहीं होगी, वो इंजीनियरिंग शोध के साथ में, यानी जो इंजीनियरिंग शोध होगा डिजाइन के साथ में, वह इसमें लिखा हुआ है इंजीनियरिंग शोध के साथ में वह उन्नत वैज्ञानिक या वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा, वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है, इससे सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जीवन सरल और सहज हो जाता है, यानी जीवन क्या हो जाता है, सरल और सहज हो जाता है, जीवन सरल व सहज हो जाता है। अब मैं इसको शब्दों में लिख रहा हूं, आप खुद पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे उद्योग जिसमें उच्च तकनीक वाले ऐसे उद्योग जिसमें इंजीनियरिंग शोध व वैज्ञानिक तकनीक के साथ में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, उच्च तकनीक वाले ऐसे उद्योग जिसमें इंजीनियरिंग शोध और वैज्ञानिक तकनीक के साथ में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और इससे सामान्य व्यक्ति का जीवन क्या होता है, सरल व सहज हो जाता है, उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। बिल्कुल आसान हुआ ना, सब तकनीक पढ़ा आपने। ऐसे उच्च तकनीक वाले उद्योग जिसमें इंजीनियरिंग शोध व वैज्ञानिक तकनीक के साथ में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन और सरल सहज बन जाता है। आज खास बात देखिए, इसमें दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं बेटा, एक तो होते हैं सफेद कॉलर वाले, है ना, और दूसरे होते हैं जो वास्तविक रूप से काम करते हैं, वो जिसमें हम कह सकते हैं नीली कॉलर वाले, कह सकते हैं हम नीली कॉलर वाले। तो इसमें क्या होता है कि जो सफेद कॉलर वाले जो श्रमिक होते हैं ना, जो उन्नत होते हैं, जो बुद्धि वाले होते हैं, जो मान लीजिए जो कंपनी में सीईओ हैं, वो इन नीले कॉलर श्रमिक वाले को आदेश देते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं, काम करने के लिए बताते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग सफेद कॉलर श्रमिक क्या होता है, ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक जो वास्तविक उत्पादन करते हैं उनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो अब मेरी परिभाषा क्या बन गई है, अब समझ जाइए आप, कि उच्च तकनीक वाले ऐसे उद्योग, वापस रिपीट कर रहा हूं, जो इंजीनियरिंग शोध व वास्तविक तकनीक वैज्ञानिक तकनीक से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जीवन सरल व सहज बन जाता है। इसमें सफेद कॉलर वाले जो व्यवसायिक श्रमिक होते हैं वो वास्तविक उत्पादन करने वाले नीले कॉलर वाले श्रमिक को निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है बात। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल सुनिए आप, यहां से एग्जाम्पल बहुत अच्छे बनेंगे। पहला तो आएगा आपका एग्जाम्पल रोबोट, यहां पर जो रोबोट होगा वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है आपके पास में, ये देखिए आप यहाँ पर, यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा धातु पिघलाने वाले व शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण। तो रोबोट आ गया, रोबोट के बाद में क्या आ गया आपके सामने, कंप्यूटर आधारित डिजाइन आ गया सर, कंप्यूटर आधारित डिजाइन आ गया सर। ठीक है, दूसरा पहले लेते हैं एक बार। अगला आ जाएगा आपका इसमें, यह आ गया। इसके पास में आ जाएगा आपके पास में यहां पर रासायनिक औषधियां व धातु पिघलाने वाले, इसमें लिखा हुआ है कि धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, धातु पिघलाने वाले व शोधन के उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, तो आपने सर इसकी परिभाषा हमको बता दी,
आपने ये बता दिया काम कौन कर रहे हैं, सफेद कॉलर वाले ट्रेनिंग के निर्देश दे रहे हैं। आपने एग्जाम्पल बता दिया सर, इसमें रोबोट आ जाएगा, कंप्यूटर आधारित डिजाइन आ जाएगा, रासायनिक औषधियों के जो निर्माण होते हैं वो आ जाएगा, धातु पिघलाने वाले शोधन के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आ जाएंगे। अब इसमें खास बात और सुनिए आप इसके अंदर, यहाँ का भूदृश्य कैसा होता है। हम जैसे विनिर्माण उद्योग की बात करते हैं बेटा, वहां और बिखरे हुए कार्यालय होते हैं, जैसे सोच माफ कीजिएगा, वहां बड़े बड़े कार्यालय होते हैं। आप जाएंगे कभी विनिर्माण उद्योग में जाएंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, मशीन में काम करने वाले मजदूर होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर विशाल भवन, कारखाने, भंडार गृह ये नहीं होते हैं। यहाँ तो बिखरे हुए कार्यालय में प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर सारा काम कंप्यूटर से होता है। तो यहाँ पर आपको विशाल भवन है, भंडार गृह है या फिर मशीनें नहीं मिलेगी, यहाँ पर बिखरे हुए कार्यालय व प्रयोगशालाएं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, यहां पर आता है। अब देखिए आप इसको मैं यहां बता देता हूं, प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होते हैं। बिल्कुल आसान है सर, क्या है आसान। देखिए ध्रुव का मतलब होता है एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो किसी क्षेत्र में कैसे उद्योग, अभी जो बात करी उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग की बात करी, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की अधिक मात्रा होती है, वहां पर आपकी अधिक मात्रा पाई जाएगी, यहां पर अधिक क्षेत्र वहां पर विकसित होंगे, तो ऐसे क्षेत्र को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। समझे आप क्या हुआ इसके अंदर। देखिए आप इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे उद्योग, इसमें लिखा हुआ है कि वे उद्योग आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता वाले लिए होते हैं। यानी इसमें लिखेंगे आप एक ऐसे क्षेत्र जिसके चारों ओर सघन रूप में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की विशिष्टता होती है या वहां पर ज्यादा विकसित होते हैं, तो ऐसा क्षेत्र प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। ये उद्योग क्या होते हैं, आत्मनिर्भरता व विशिष्टता लिए होते हैं। ये उद्योग आत्मनिर्भरता व विशिष्टता लिए होते हैं। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव की परिभाषा क्या बन गई सर, ऐसा क्षेत्र जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की अधिकता होती है, वहां पर बहुलता होती है, तो ऐसा क्षेत्र प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। ये उद्योग आत्मनिर्भरता व विशिष्टता लिए होते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, एग्जाम्पल आपके पास में 3 होंगे, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वन। देखिए सिलिकॉन वैली आपको याद रखना है, तो कोई यहां पर घाटी है और वन है और ये वैली है। वैली शब्द इंग्लिश का है लेकिन ये हमारे भारत में, उल्टा याद करना है कि वैली शब्द इंग्लिश का है लेकिन हमारे भारत में है, यानी बेंगलोर में है। घाटी कहां पर है, ये सैन फ्रांसिस्को में है। ये कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को है ना, यूएसए में। और सिलिकॉन वन कहां पर है, ये सिएटल में है। कहां पर है, सिएटल में है। ठीक है, तो आपके पास में ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें कि सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलोर में, घाटी कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को में, वन कहां पर है, सिएटल में। तो वन से याद करना है सिएटल। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या चीज आ गई सर, हमने यहां पर पढ़ा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिया सर कि ये बड़े उच्च तकनीक वाले होते हैं। इसमें जो भी वस्तु बनाएंगे वो उच्च इंजीनियरिंग शोध के साथ बनेगी, वैज्ञानिक शोध के साथ बनेगी, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। यहाँ पर सफेद कॉलर वाले श्रमिक, नीले कॉलर वाले श्रमिक जो वास्तु उत्पादन करते हैं उनको निर्देश देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लिए, और जहां पर इन उद्योगों की अधिकता होती है ना, उसे हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े। तो बेटा ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया है। मैंने इस टॉपिक्स के कारण ही इसको अलग से लिया था। यहां से छोटे प्रश्न और 1.5 नंबर के प्रश्न खूब बन जाते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या बताएं, या फिर ये 3 एग्जाम्पल जरूर पूछ लेता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां पर लाऊंगा आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न और करेंगे ट्राई कितना आपको समझ में आया, कितना आपने समझा, और फिर देखते हैं हम कि आप को हमको तैयारियों में कहां सुधार की आवश्यकता है। आप प्लीज कोई भी सुझाव हो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं और सुधार करके आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बस आप यूं पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें।